नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हेमंत स्वामी हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हमारा अध्ययन का विषय है कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तिका कृतिका भाग 1 का अध्याय है मेरे संग की औरतें, जिसकी लेखिका मृदुला गर्ग है। इस अध्याय का संपूर्ण व्याख्यान हम पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं 2 भागों में, जिसका लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसके सभी प्रश्नोत्तर देखते हैं, एक एक प्रश्न को हल करते हैं। प्रथम प्रश्न है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थी? तो इसका उत्तर है कि लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा नहीं था, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वो निम्नलिखित कारणों से प्रभावित थी। प्रथम कारण है कि लेखिका की नानी अपनी बेटी का विवाह एक क्रांतिकारी से करने की इच्छुक थी। इसलिए नानी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा से भेंट की। उस भेंट में उन्होंने यह इच्छा प्रकट की कि वे अपनी बेटी की शादी किसी क्रांतिकारी से करवाना चाहती हैं। इस घटना से उनका देश के प्रति अटूट प्रेम व्यक्त होता है, पता चलता है। अगला कारण है कि जीवन भर पर्दे में रहकर भी उन्होंने किसी पर पुरुष से मिलने की हिम्मत नहीं की। कि जीवन भर पर्दे में रहकर भी उन्होंने पर पुरुष से मिलने की हिम्मत की। पर तो यहाँ ऊपर के पहले बिंदु में हम बता चुके हैं कि वो जीवन भर पर्दे में रह चुके हैं, लेकिन जब अंतिम समय में उसको अपनी पुत्री की विवाह की चिंता सताती है तो वो अंग्रेजी दासता स्वीकार करने वाले लोगों के साथ अपनी पुत्री का विवाह नहीं करना चाहती है। चूंकि उनके पति अंग्रेजों के अनुकूल है, वह अंग्रेजों के दास है, तो उनके अनुसार वो अंग्रेजों के दासता स्वीकार करने वाले लोगों के साथ ही करवाते। किंतु ये एक राष्ट्रभक्त थी और इनको अंग्रेजों की दासता स्वीकार नहीं थी, इसलिए इन्होंने पर्दे की लज्जा को त्याग कर और प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा जी को बुलवाया और उनसे कहा कि पुत्री का विवाह आप जैसे ही देशभक्त क्रांतिकारी के साथ होना चाहिए। इससे उनके साहसी व्यक्तित्व और मन में सुलगती स्वतंत्रता की भावना का पता चलता है। अगला कारण है कि लेखिका की नानी भले ही अनपढ़, पुराने ढंग और हमेशा पर्दे में रहने वाली महिला रही हो, परंतु अपनी निजी जिंदगी में वे आजाद विचारों वाली महिला थी। अगला प्रश्न है कि लेखिका की नानी की आजादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही? तो इसका उत्तर है कि लेखिका की नानी कि वैसे तो प्रत्यक्ष रूप से आज़ादी के आंदोलन में किसी प्रकार की भागीदारी नहीं रही है, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से बहुत रही है, वो बताया है। किंतु उन्होंने स्वतंत्रता की भावना को मन ही मन पनपने दिया। उन्होंने कभी अंग्रेजियत को स्वीकार नहीं किया, जबकि उनके पति अंग्रेजों के भक्त थे। फिर भी नानी ने कभी अंग्रेजों की जीवन शैली को अपनाया नहीं। नानी ने अपनी बेटी की शादी क्रांतिकारी से करने की इच्छा व्यक्त की, जिससे उनके देश प्रेम की भावना का पता चलता है। जो उनके पति के मित्र थे प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा जी, उनको अंतिम समय में बुलवाया और उनसे अपनी इच्छा जाहिर की कि मेरी पुत्री का विवाह किसी क्रांतिकारी से ही हो। तो उनका सबसे बड़ा योगदान यह है कि अपने बच्चों को इस विवाह की घटना से अंग्रेज भक्तों से मुक्त करा दिए और देश के क्रांतिकारियों को भी बड़ी प्रेरणा दी। इस तरह अप्रत्यक्ष रूप से लेखिका की नानी की स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदार रही है। अगला प्रश्न है कि लेखिका की मां परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में इस प्रश्न का उत्तर देना है कि लेखिका की मां की विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर है कि लेखिका की मां दुबली पतली सुंदर स्त्री थी, इस कारण लेखिका ने उन्हें परिजात बताया है। अगली विशेषता है कि वे हमेशा खद्दर की साड़ी पहनती थी,
वे आजीवन गांधी जी के सिद्धांतों का पालन करती रही। अगली विशेषता है लेखिका की मां गोपनीय या गुप्त बातों को प्रकट न करना, कि लेखिका की मां किसी भी गोपनीय बात को प्रकट नहीं करती थी। सत्यवादी, ईमानदार, आजादी के प्रति जुनून वाली महिला थी। अगली विशेषता है कि लेखिका की मां आम भारतीय महिलाओं की तरह बच्चे संभालना, घर गृहस्थी और खाना पकाने तक अपने आप को सीमित नहीं रखना चाहती थी। अगली विशेषता है कि उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावी था कि ठोस कामों में न केवल उनकी राय सलाह ली जाती थी, बल्कि उसका 100% पालन भी किया जाता था जो वो सलाह देती थी। इसी से संबंधित अगला प्रश्न है कि लेखिका की मां परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में इस प्रश्न का उत्तर देना है कि लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए, कि लेखिका की दादी के घर के माहौल कैसा था। इसका जवाब है कि लेखिका की दादी के घर का माहौल उस समय अनुसार काफी अलग था। दादी के घर में सब लोगों को अपनी मर्जी अनुसार, इच्छा अनुसार चलने की, जीवन व्यतीत करने की आजादी थी। घर में पुत्र पुत्री में भेदभाव नहीं किया जाता था। स्वयं लेखिका की दादी ने अपनी बहू की पहली संतान बेटी ही मांगी थी। घर का माहौल भी काफी धार्मिक, स्त्रियों को उचित सम्मान देने वाला और साहित्यिक था। अगला प्रश्न है, आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू अर्थात पुत्रवधू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। तो इसका जवाब है कि लेखिका की दादी स्वतंत्र और साहसी महिला थी। उस समय लड़की की चाह रखना मेरे अनुसार उनके साहस और लीक परंपरा से हटकर सोचना था। अगला प्रश्न है, डराने धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क दीजिए। तो यहाँ उस चोर की घटना का वर्णन किया गया है कि डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। यह बात हमें लेखिका की माँ जी द्वारा चोर के पकड़े जाने पर उसके साथ किए गए व्यवहार से पता चलता है। चोर के पकड़े जाने पर लेखिका की माँ जी ने न तो चोर को पकड़ा, न पिटवाया, बल्कि उससे सेवा ली, मतलब पानी भरवाया, पानी पिया उससे और अपना पुत्र बना लिया। उसके पकड़े जाने पर उसने उसे उपदेश भी नहीं दिया। उसने इतना ही कहा कि अब तुम्हारी मर्जी है, चाहे चोरी करो या खेती। उसकी इस सहज भावना से चोर का हृदय परिवर्तित हो गया। उसने सदा के लिए चोरी छोड़ दी और खेती को अपना लिया, अर्थात खेती करने लगा। यदि शायद वे चोर के साथ बुरा बर्ताव या मारपीट करती तो चोर सुधरने के बजाय और भी गलत रास्ते पर चल पड़ता। अगला प्रश्न है कि शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख करें। इसका जवाब है कि शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका ने निम्न प्रयास किए हैं कि शादी के बाद जब लेखिका को कर्नाटक के छोटे से कस्बे बागनकोट में रहना पड़ा तो वहां उनके ही बच्चों को पढ़ने की कोई उचित व्यवस्था नहीं थी। अतः लेखिका ने वहां पर स्कूल खुलवाने के लिए बिशप से प्रार्थना की, परंतु जब बिशप तैयार नहीं हुए तो उन्होंने अपनी कोशिशों तथा कुछ इस उत्साही लोगों की मदद से स्कूल खोला और उसे सरकारी मान्यता दिलवाई, जिससे स्थानीय बच्चों को शिक्षा के लिए दूर नहीं जाना पड़े। अगला प्रश्न है कि पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। तो इसका जवाब है कि प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है
कि ऊंची भावना वाले दृढ़ संकल्पी लोगों को श्रद्धा से देखा जाता है। जो लोग कभी झूठ नहीं बोलते और सच का साथ देते हैं, जो किसी की बात को इधर उधर नहीं करते, जिनके इरादे मजबूत होते हैं, वो हीन भावना से ग्रसित नहीं होते तथा जिनका व्यक्तित्व सरल, सहज एवं पारदर्शी होता है। जो लोग सद्भावना से व्यवहार करते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर गलत रूढ़ियों को तोड़ डालते हैं, रूढ़िवादी विचारधारा को त्याग देते हैं, तो रूढ़िवादी विचारधारा को त्यागने की हिम्मत रखते हैं, उन्हें पूरा समाज श्रद्धा के भाव से ही देखता है। अगला प्रश्न है कि सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो इसका उत्तर है कि लेखिका और उनकी बहन जो सोचती थी उसे करके ही दम लेती थी। उनकी बहन बड़ी जिद्दी थी, परंतु उनके इस जिद्दीपन ने उनका दृढ़ निश्चयी स्वभाव झलकता था। अत्यधिक बारिश होने के बावजूद, सबके मना करने के बावजूद लेखिका की बहन रेणु विद्यालय जाती है, तो दूसरी ओर लेखिका जब डालमिया नगर में रहती थी तब उन्होंने स्त्री पुरुष के नाटकों द्वारा सामाजिक कार्यों के लिए धन एकत्र किया, कर्नाटक में स्कूल खोला। ये सारी बातें लेखिका के स्वतंत्र व्यक्तित्व, हिम्मत, धैर्य और लीक से हटकर अर्थात परंपरा से हटकर अपनी अलग राह पर चलने वाले व्यक्तित्व की ओर संकेत करते हैं। तो इस प्रकार से इस अध्याय के संपूर्ण व्याख्यान और प्रश्नोत्तर पूर्ण होते हैं। अगले वीडियो में हम अगले अध्याय की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।